नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार। अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा। लो जी, शुरू हो गया दुनिया की सबसे बड़ी आबादी को गिनने का काम। 16 तारीख को केंद्रीय गृह मंत्रालय में हुई बैठक के बाद से विधिवत तौर पर अधिसूचना जारी हुई और उसके इम्प्लीमेंटेशन काम शुरू हो गया। दुनिया की जो सबसे बड़ी आबादी वाला मुल्क है, जो अपना मुल्क है, भारत है, इसकी आबादी को, इसकी जनगणना को, इसके लोगों को गिनने का काम, इसके सोशल स्टेटस को गिनने का काम, कौन किस जाति, किस जातिवार जनगणना होनी है, कौन किस जाति का, अब तक नहीं हुआ था। ये शताब्दी के बाद 1931 में जातिवार जनगणना हुई थी। उसी के सहारे, उसी आंकड़े के सहारे अब तक जो कुछ होता रहा था। तो तकरीबन 100 साल, 90 साल के बाद इस बार जाकर के, 90 साल नहीं कहिए, 90 प्लस 2021 होता, 90 साल होता, 21 से लेकर अब 26 में शुरू होगा। तो तकरीबन 95 साल के बाद जातिवार जनगणना इस देश में होने वाली है। कौन किस जाति का है, इस बात की भी इस जनगणना में समायोजन होगा। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, जाति तो अपनी कंजप्शन के लिए दुनिया की सबसे बड़ी आबादी है। एक अनुमान लगाया जा रहा है कि अपने देश की आबादी 146 करोड़ लोग होंगे इस देश में, जो जनगणना अधिकारी को गिन के बताना पड़ेगा कि कौन किस हैसियत वाले हैं, कौन किस सोशल स्टेटस वाले हैं, कौन किस जाति से हैं। ये जनगणना 2 चरणों में होना है। 1 अप्रैल से जो जनगणना शुरू होने वाली, पहला चरण जो शुरू होने वाला है, उसमें देश भर में जितने मकान हैं, कच्चा है, पक्का है, किस हालत में है, किस आयु वर्ग के लोगों के मकान हैं, बड़े मकान हैं, विशाल मकान हैं, महल हैं, कि उन मकानों की गिनती का काम शुरू होगा। उसमें कितने लोग रह रहे हैं, इसकी गिनती काम शुरू होगा। ये 1 अप्रैल से लेकर के 30 सितंबर तक होना है, अगले साल में, अगले 1 अप्रैल से। 1 अप्रैल से शुरू होगा जनगणना का काम, घरों की गिनती का काम, जो 30 सितंबर तक चलेगा। और उसके बाद जो दूसरा चरण है, जिसमें हेड्स गिने जाएंगे, लोग गिने जाएंगे, कितने सिर हैं वो गिने जाएंगे, वो 9 फरवरी से लेकर 7 मार्च तक 2027 में हो रहा है पूरा। ये जनगणना इसलिए महत्वपूर्ण है कि इसको लेकर बहुत कुछ निर्धारित होना है। होना तो था 2021 में ही है, लेकिन कोविड की वजह से, महामारी की वजह से इसे टाल दिया गया था। यह अनुमान लगाया था कोविड जब जाएगा तब उसके बाद 2022 में, 2023 में, 2024 में ये शुरू होगा। लेकिन अब 2026 में जाके ये शुरू हो रहा है। इस लिहाज से अपने आप में बड़ी बात है। मुमकिन है कि 2031 में अगली जनगणना हो। लेकिन इस जनगणना का महत्व इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि एक तो दुनिया की सबसे बड़ी आबादी हो गई भारत। दुनिया की आबादी तकरीबन 800 करोड़ है। उसमें से 1.50 करोड़ लोगों की गिनती होनी है। उसके सामाजिक हैसियत की गिनती होनी है, पर कैपिटा इनकम का जिक्र होना है इसमें, कौन सी लोग किस हालत में है। सरकार केंद्र में बैठी हुई है, जिसका दावा है, जिसका मैथोलॉजी है कि वो जो सबसे पीछे बैठा हुआ है, जो उसके अंत्योदय की बात करने वाली सरकार है, वो कह रही है जो सबसे नीचे में बैठा होगा, जिसका मकान सबसे कच्चा होगा, सबसे कमजोर होगा, जिसकी हैसियत, उनको लाना है। लेकिन उनको लाने के क्रम में वो लोहियावादी विचारधारा हावी हो गई है कि अब जाति को पहचान करके उनको आगे लाना है। और एक जातियों की पहचान होनी है, एक एनालिसिस होना है कि कौन सी जाति पिछड़ी रह गई है और उस जाति को आगे लाने का काम कैसे होगा। से ST SC के लिए होता रहा था, लेकिन इस बार OBC के लिए, अत्यंत पिछड़े वर्ग के लिए, तमाम जातियों के लिए, अगड़ी जातियों के लिए जनगणना होनी है। और ये जातिवार जनगणना अपने आप काफी विवाद के बाद केंद्र सरकार ने फैसला लिया। कांग्रेस की लंबी मांग के बाद भारत सरकार ने फैसला लिया। कांग्रेस जब बार बार करने लगी कि अगर उनको सरकार में आने का मौका लगा तब वो जातिवार जनगणना कराएंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का यह नैरेटिव काफी हावी रहा। भारतीय जनता पार्टी या संघ परिवार इसके लगातार विरोध में थी कि ऐसा जातियों विभाजित करके नहीं देखा जाना चाहिए देश को। संविधान में जब बात कही गई है हर व्यक्ति एक वोट, तो फिर ये जाति बांट करके उसे कॉलोनाइज तरीके से क्यों डेवलप किया जाए। लेकिन RSS ने इस बात को माना। 100वां साल है RSS का, अपने उस ओरिजिनल माइंडसेट को बदला। वो कहते थे हर भारतीय एक समान है, लेकिन उनको बदलना पड़ा। RSS के चलने वाली भारतीय जनता पार्टी ने, दोनों ने मिलकर माना कि चलो जातिगत जनगणना करा ही देते हैं। तो इस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। तकरीबन 95 वर्ष के बाद इस देश में जातिवार जनगणना हो रही है। जनगणना की जब बात कर रही है, 16वीं जनगणना है भारत की। 1947 तक, इनफैक्ट 1941 तक जो जनगणना हुई थी उसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार भी भारत के साथ था, तो वो उस सब का हो रहा था। लेकिन अब भौगोलिक क्षेत्र सिमट करके सिर्फ भारतवर्ष की गणना लगातार 1951 से हो रही है, हर साल हो रही है, हर 10वें साल होती है। इस बार कोविड महामारी की वजह से आगे बढ़ा है। इतना विशाल काम, काफी विशाल काम है ये। जनगणना के आधार पर ही तय होना है आरक्षण की बात
कि किसकी कितनी भागीदारी हो, कि जिसकी जनसंख्या जितनी हो लोकतंत्र में उसकी उतनी हिस्सेदारी मिल रही है नहीं मिल रही है, ये तय होना है। आरक्षण का मसला जो बड़ा पेचीदा है उसका समाधान निकाला जाना है। एक एग्जाम्पल है बिहार की जनगणना का, उड़ीसा की जनगणना का, तेलंगाना की जनगणना का, जातिवार जनगणना का कराया गया है, अपनी अपनी राज्य सरकारों ने कराया है। उसमें ये बात निकल के आई है जो अत्यंत पिछड़े वर्ग के लोग हैं उसकी आबादी सबसे अधिक है, 36% लोग हैं। वो क्या होता है पूरे देश में, उसकी स्थिति क्या होती है अत्यंत पिछड़े वर्ग को, एक खाका तैयार होना है डाटा के तरीके से। बिहार की जब बात करें 36% अत्यंत पिछड़े वर्ग के लोग हैं, 17% लगभग बिहार में मुस्लिमों की आबादी है। इसके बाद ओबीसी में अलग अलग जातियों की आबादी है। जातिवार जनगणना का मतलब है कि हर जाति को बांट करके, और कुल मिलाकर के 85% जो पिछड़े हैं उनकी आबादी है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग मिला दे, सब मिला दे, और सिर्फ 15% अगड़ों की आबादी है, सवर्ण जाति की आबादी है, जिसके विकास के लिए भी अब आयोग बनाया बिहार में। जाहिर तौर पर सवर्णों के बीच में भी बहुत आमदनी के हिसाब से काफी पिछड़े लोग हैं, उनको भी आरक्षण का लाभ मिले। क्रीमी लेयर की बात हुई है 1993 में, देश से क्रीमी लेयर के आधार पर आरक्षण लागू है। तो इन सब, इसके अलावा बात बार बार होती रही कि जातिवार जनगणना जब पूरी हो जाएगी, जो आरक्षण का प्रतिशत अब तक केंद्र सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत 50% सीमित है, नीचे तक है, उसको बढ़ा के कई राज्यों जैसे ज्यादा किया है, उस हिसाब से केंद्र भी बढ़ा सकती है। तो इस लिहाज से ये लगातार मांग होती रही थी कि जातिगत जनगणना कराई जाए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, एनडीए की सरकार ने इस बात को माना है और स्वीकार किया। आरएसएस ने 100वें वर्ष में अपनी पुरानी मैथोलॉजी, आपको 100वीं वर्ष कह रहा हूँ, दरअसल 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई थी। डॉक्टर केशव बलराम हेगड़ेवार ने इसकी स्थापना की थी। अभी 2025वां साल है, तो जाहिर तौर पर 100वां साल है आरएसएस का, जो पूर्ण तौर पे ये मैथोलॉजी चली थी, हिंदुज्म के आधार पर चली थी। वीर सावरकर इसका आइडियोलॉग थे, जिन्होंने हिंदुज्म के नाम पे एक किताब लिखी थी। उसमें तय किया गया था इस देश के हिंदू को मजबूत बनाया जाएगा, ये देश हिंदू राष्ट्र हो, इसकी बात थी। अब हिंदुओं में लोगों ने हिंदुओं को कमजोर करने के लिए जातियों विभाजन की बात करने लगे, वर्ण व्यवस्था की बात करने लगे। तो आरएसएस की लगातार कोशिश रही इन सब से अलग हटके एक भारतीय पहचान बने, एक राष्ट्रीयता की बात हो और एकल बात हो। लेकिन उन सब को आकर के 100वें वर्ष में आरएसएस को धराशायी हो जाना पड़ा। इस देश में जो लगभग नैरेटिव चल रहा था आजादी के बाद से, उसके मातहत जातिगत जनगणना के लिए राजी होना पड़ा। अब जातिगत जनगणना एक राजनीतिक आवश्यकता बन गई है, उस राजनीतिक आवश्यकता का भारतीय जनता पार्टी को उसमें ढलना पड़ा है। इसके नतीजे आने हैं। सबसे महत्वपूर्ण है कि इस जातिगत जनगणना के बाद इस जनगणना के आधार पर परिसीमन होना है विधायिका का परिसीमन होने के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी सूत्र कह रहे हैं कि महिला आरक्षण भी लागू कर दिया जाएगा। 33% महिला आरक्षण की बात विधेयक पास है संसद से। तो इस बार जो परिसीमन की बात होगी, परिसीमन के साथ ये भी तय होगा महिलाओं के लिए 33% सीट है वो भी आरक्षित होगी। इसके अलावा जातिगत जनगणना के आधार पर जो संख्या है सीटों की वो बढ़ेगी घटेगी, कितनी घटती बढ़ती है वो भी होना है। तो काफी बड़ा बदलाव आना है इस जातिगत जनगणना भारतीय परिप्रेक्ष्य में। एक तो जातियों की संख्या सुनिश्चित होगी, उसकी हालत के बारे में स्टडी किया जा सका। लेकिन ये पहली बार जो हो रहा है ये मोबाइल ऐप के जरिए ये जनगणना हो रही है। इस जनगणना के लिए तकरीबन 34 लाख लोग ट्रेनर के तौर पर, मास्टर ट्रेनर के तौर पर तैयार किए जा रहे हैं। जो बाकी जो ट्रेनिंग आएंगे, जो जनगणना के लिए लोग आएंगे, 1.30 करोड़ लोग जो उतारे जा रहे हैं जनगणना गिनती करने वाले लोग, उनको ट्रेनिंग देंगे 34 लाख लोग। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से काफी तक पंचायत स्तर तक लोगों की पहुंच बनाई जा रही है। डाटा बेस्ड होगा जिसमें कि कोई गड़बड़ी की गुंजाइश नहीं के बराबर होगी। ऐप बेस्ड ये जनगणना होगी, ट्रेनर पहले ट्रेंड करेंगे लोगों को। ये सब कुछ हो जाना है 1 अप्रैल से पहले, जब मकानों की गिनती शुरू होगी, मकानों के आर्थिक, उसके आधार पर आर्थिक दशा तय होगी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है जो भारत के भविष्य को तय करने वाला है। ये जनगणना मुमकिन है कि 2027 में जो जनगणना पूरी हो रही है, इसके बाद जो 10-10 साल में जनगणना होती है, फिर 1931 में एक नई जनगणना हो। लेकिन इस जनगणना का आधार पर 2029 का जो लोकसभा चुनाव है उसमें आरक्षण के हिसाब से काफी कुछ तय हो जाएगा। परिसीमन के आधार पर बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूंसी परिसीमित होनी है, वो तय हो जाएंगी। इसके अलावा जो महिला आरक्षण की बात कही जा रही है, संसद 2029 के चुनाव में कौन कौन सी सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी, ये सब कुछ 2027 में जब ये जनगणना पूरी होगी मार्च के महीने में, तब उसके बाद जो इसकी रिपोर्ट आएगी उसमें तय हो जाएगा। क्योंकि ये डाटा आधारित है, ऐप आधारित है, तो रिपोर्ट भी बड़ी तेजी में आएगी और बड़ी सुनिश्चित अंदाज में आएगी। और जातिगत जनगणना के बारे में बहुत महत्वपूर्ण है, उनसे कई सवाल होंगे, उनके स्टेटस के बारे में होंगे।
अगर बिहार के सैंपल को लें तो जैसा कि हमने बताया 36% अत्यंत पिछड़े वर्ग के लोग हैं, यादवांश 14% हैं, अलग अलग जातियों की अलग स्थिति है। तो कहते हैं 6,000 जातियां हैं भारत में। इन 6,000 जातियों के अलग राज्यों में क्या स्थिति है, कैसी है, कितनी संख्या है, कितनी आबादी, ये सब कुछ तय होना है। तो अब तक ये मानते थे मेट्रोपॉलिटन कल्चर में कि जाति लोग विलीन हो गए हैं। इस जो 21वीं शताब्दी का हिस्सा है, जो चौथा हिस्सा हमने पार किया है, इसमें लोग मानते थे कॉस्मोपॉलिटन कल्चर की वजह से लोग एक दूसरे की जाति नहीं पूछते। लेकिन 2025 में आकर के जब एक बार फिर से जिस युग के बारे में कहा जाता है ये औद्योगिक क्रांति का युग है, आईटी का दौर है, उस समय आप व्यक्ति को भारतीयों की पहचान जाति का आधार पर करते हैं, वो कितना अच्छा है, कितना बुरा है, इसके नतीजे जब फलितार्थ होंगे तब पता लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।